जैवमंडल का मतलब क्या होता है? तो जैवमंडल का जो अर्थ होता है, ये हमने पहले भी देखा था पिछली क्लास में। आज भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी पृथ्वी पर जो भी जीवित जीव हैं, जिनके अंदर जीवन है, चाहे वो पेड़ हो या पौधे हों। जीवित जीव का मतलब या तो पेड़ या कोई जंतु, ये दोनों हों, और ये जिसके साथ रहते हैं पर्यावरण, आसपास का पर्यावरण जो इनका जीवन संबंध बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। या इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझे तो जो तीन क्षेत्र होते हैं, स्थल मंडल, ये स्थल मंडल जो रहने के लिए आवास देता है, दूसरा जल मंडल जो जीवन के लिए एक आवश्यक यूनिट है, और तीसरा वायुमंडल जिसमें हम सांस लेते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं जैव मंडल कहलाता है, क्योंकि कोई भी जीव जिसमें जीवन है, उसके लिए इन तीनों का होना काफी जरूरी है। स्थल मंडल का भी होना, जल मंडल का भी होना, और साथ में वायुमंडल का होना। उसी में उसका जीवन संभव हो पाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। और हमारी पृथ्वी भी एक तरीके के जैव मंडल का ही उदाहरण है, जिसमें जीवन संभव हो पाता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्लेनेट की हम खोज करते रहते हैं, लेकिन अभी हमें मिला नहीं है। और जैव मंडल में सबसे छोटी यूनिट की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत हो सकता है, इंडिविजुअल। व्यक्तिगत, मान लीजिए एक क्षेत्र है और उसमें एक भैंस रहती है, तो ये एक व्यक्तिगत यूनिट हो गई। लेकिन इससे आगे, अगर इस भैंस के ही कई समूह में अगर ये भैंस रहती है, जहां पर किसी भी एक जीव की जनसंख्या एक साथ हमें दिखती है और वो एक साथ समूह में रहती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन हम गणना करते हैं, जो हमारा सेंसस है, तो उसमें क्या करते हैं? एक निश्चित क्षेत्र में जितने ह्यूमन बीइंग रहते हैं, उसके आधार पर उनकी जनसंख्या निकलती है। यह सिंपल बात है। में एक ही तरह के जीव का एक क्षेत्र में रहना, यही क्या कहलाता है? जनसंख्या। जीव एक ही तरीके के हैं और एक ही क्षेत्र में रहते हैं। और जनसंख्या से अगला जो यूनिट आता है, इसे हम कहते हैं समुदाय। और समुदाय सिर्फ जनसंख्या से नहीं बनता। समुदाय में बस अंतर ये होता है, अलग अलग प्रकार के जीव हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जीव क्या हो सकते हैं? कि यहाँ पर शेर भी हो सकता है, यहाँ पर हिरन भी हो सकता है, यहाँ पर भैंस भी हो सकती है, साथ में कुछ पक्षी भी हो सकते हैं। ये सब मिलके एक समुदाय का निर्माण करते हैं, और इनका भी एक क्षेत्र निश्चित होता है। तो एक निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या का समूह, जिसमें अलग अलग प्रकार की जनसंख्या
शामिल होती हैं। समूह ये क्या बनाता है? समुदाय बनाता है। और समुदाय में अगर हम आसपास के पर्यावरण को भी जोड़ दें, आसपास का जो पर्यावरण है, या हम कहते हैं अजैविक चीजें, पर्वत, पठार, जिनमें जीवन नहीं है, उन चीजों को अगर हम जोड़ में समुदाय के साथ, तो यही हमारा क्या कहलाता है? पर्यावरण पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र। तंत्र कहलाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब समुदाय और समुदाय के आसपास वाला पर्यावरण, उन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो जाता है। और इन सारे पारिस्थितिकी तंत्रों का समूह, बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र, जहां पे पर्वत वाला क्षेत्र है वो हो गया, कोई समुद्र वाला पारिस्थितिकी तंत्र है वो हो गया, इन सब के समूह को ही हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। तो अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र जब एक साथ मिलते हैं तब जैव मंडल का निर्माण होता है। तो मतलब जैव मंडल एक सबसे बड़ी यूनिट है जिसमें एक सिंगल जीव से लेकर एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र का पूरा समूह वो जैव मंडल में आ सकता है। जैसे हमारी पृथ्वी एक जैव मंडल का उदाहरण है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाने की वजह से हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की जैव विविधता वाली जीवन, अलग अलग प्रकार के जीव, वो सब मिलते हैं। या इसको भी वेन डायग्राम से अगर समझे तो सबसे छोटा यूनिट व्यक्ति, उसके बाद हम लोगों ने जनसंख्या, जनसंख्या के बाद समुदाय, समुदाय के बाद पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र के बाद जैव मंडल। ऐसे कहीं ना कहीं सारी इन यूनिट का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे अंदर हम इंडिविजुअल, फिर जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र और उसके बाद जैव मंडल, ये यूनिट ऐसे में दिखाई देती। और जैव मंडल होता है इसीलिए जीवन भी होता है। और फिर इनके बीच आपस में कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं। एक पूरी खाद्य श्रृंखला जैव मंडल में हमें पाई जाती है और ये खाद्य श्रृंखला चलती है, इसी से ही जैविक समुदाय का जो विकास है वो लगातार चलता रहता है। तो जैविक समुदाय के विकास से ही कहीं ना कहीं जैव मंडल में नई ऊर्जा, और ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत सूर्य, और उसके बाद दूसरे जीवों को जो ऊर्जा मिलती है उस खाद्य श्रृंखला से मिलती है। जैसे हिरण को पादप या घास खाने से मिलती है, हिरण को कोई जीव खाएगा, शेर खा सकता है, उसको ऊर्जा वहां से मिलती है। और इसकी खास बात ये होती है जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे ऊर्जा में ह्रास होता है। अगले आने वाले जीव को सिर्फ 10% ऊर्जा ही मिल पाती है जो उस जीव में होती है। ऐसे ऊर्जा का संचार एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे जो जीव हैं
जो उपभोक्ता होते हैं उनमें ट्रांसफर होता है। तो यहीं से एक बात आती है जैविक समुदाय और इस जैविक समुदाय के कार्य। तो इसका मतलब अलग 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 जो स्पीसीज हैं या जंतु हैं, और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, और उनका आवास आसपास ही होता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन चलता रहता है, और हर जीव एक दूसरे पे निर्भर है। जैसे घास पर हिरन निर्भर है, हिरन पर शेर निर्भर है। अगर एक भी चीज को नुकसान हुआ तो आगे आने वाले जीव को दिक्कत हो जाएगी। जैसे घास अगर गई तो हिरन नहीं रहेंगे, हिरन नहीं रहे तो शेर नहीं रहेगा, तो शेर को खाना नहीं मिलेगा। तो जब जंगल में खाना नहीं मिलेगा तो शेर थोड़ा सा भाग भागेगा। इससे मानव और जंतुओं के बीच जो तनाव है वो आगे बढ़ जाएगा। और इन जैविक समुदायों में कुछ काफी ज्यादा प्रभावशाली जीव होते हैं, जैसे शेर, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है, डोमिनेंस है, जंगल का राजा। ऐसे ही किसी जंगल में एक पेड़ भी डोमिनेंट स्पीसीज हो सकता है। उस पेड़ के बेस पे ही सारा पारिस्थितिकी तंत्र चल रहा हो, जैसे चीड़ के वृक्ष के बारे में बोला जाता है, उससे ही सारा पारिस्थितिकी तंत्र चलता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे छोटे छोटे पशु पक्षी निर्भर होते हैं। और यहीं से आता है जातीय विविधता, कि भाई स्पीसीज के बीच विविधता कितनी है। तो जातीय विविधता का मतलब अलग अलग प्रकार की जो जीवित जीव पाए जाते हैं एक ही समुदाय में, अलग अलग प्रकार के जीवों का अनुपात अलग अलग रेशियो में हो सकता है। हिरन हो सकता है कि मान लेते समुदाय बना है 100 का, इसमें से 40 हिरन हैं, 20 के आसपास शेर हैं, 30 के आसपास चिड़िया हैं, 10 के आसपास बाज है। तो हिरन, शेर, चील या बाज, इसके अलावा पक्षी, इन सब ने जो रेशियो बनाया, इसी को हम कहते हैं जैव विविधता या जातीय विविधता। स्पीसीज के अंदर विविधता होती है, और संविधा का मतलब जो उनमें चीजों में कॉमन हो, कि भाई सब में जीवन है, ये कॉमन। और इस समुदाय में ही कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव काफी ज्यादा होता है। तो यहीं से कुछ टर्म्स निकल के आती हैं, जैसे कीस्टोन प्रजाति। की मतलब होता है चाबी। तो मतलब उस समुदाय के क्षेत्र में अगर वो प्रजाति है तो इसका मतलब खाद्य श्रृंखला अच्छे से चल रही है और जैव मंडल में कोई दिक्कत नहीं होगी। कीस्टोन
प्रजाति, इनका काफी बड़ा योगदान होता है। ये प्रजाति अगर हैं तो जैव विविधता और जैव मंडल में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसका सिंपल सा मतलब, कोई भी प्रजाति जो समुदाय में महत्वपूर्ण तो इस कीस्टोन प्रजाति की जनसंख्या ज्यादा होना कोई एक फैक्टर नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि उसकी जनसंख्या ज्यादा हो, जनसंख्या बेशक कम भी हो सकती है। तो ये कीस्टोन प्रजाति की जनसंख्या कम होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जनसंख्या कम होने के बावजूद कीस्टोन प्रजाति का जो रोल है वो काफी बड़ा है, क्योंकि इसके बिना उस समुदाय में पारिस्थितिकी तंत्र खराब हो सकता है। तो संख्या कम भी हो सकती है। जैसे भारत में चीता अब भारत में नहीं मिलते, विलुप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जिस जिस क्षेत्र में चीता था उस इस क्षेत्र में काफी ज्यादा जैव विविधता थी भारत में। लेकिन जब से चीता गया तो वो जैव विविधता खत्म हो गई। इसलिए हमारी सरकार उस क्षेत्र की जैव विविधता को बचाए रखने के लिए कोशिश करती है कि कैसे चीता को वापस भारत में लाया जाए। और अगर चीता वापस आएगा तो इसके साथ साथ जो और विलुप्त जंतु थे वो भी आएंगे। इसलिए भारत ने अफ्रीका के जो चीता हैं, दो स्पीसीज मिलती है चीता की भी, एक अफ्रीका, दूसरे एशिया। एशिया के चीता ज्यादा नहीं है, ईरान के आसपास ही है, तो वो देते भी नहीं, पहले से ही कम है। अफ्रीका चीता ठीक ठाक है। तो भारत की सरकार ने सोचा क्यों ना अफ्रीका चीता को फिर दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाए। तो जैसे ही अफ्रीका चीता आएगा तो उसके बाद वहां की जनसंख्या और साथ में आसपास के जीव जंतु हैं वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि कीस्टोन प्रजाति सबके ऊपर डोमिनेट करता है और ये बैलेंस रखता है समुदाय को। और समुदाय अगर बैलेंस रहेगा तो अपने आप जो वहां की विविधता है उसका भी संरक्षण होगा। ऐसे ही समुद्र में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं शार्क जो मछली है वो कहीं ना कहीं वहां की जैव विविधता को संरक्षण दे। साथ में आप देख सकते हो कोराल, समुद्र के वर्षावन, समुद्र के वर्षावन, इनका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है समुद्र की जैव विविधता के संरक्षण में।
तो फूड चेन को बैलेंस करने में कहीं ना कहीं कीस्टोन प्रजाति का एक इंपॉर्टेंट रोल है और लगातार उसे चलाए रखने में। ऐसी एक और स्पीसीज जिसका नाम है फाउंडेशन स्पीसीज, फाउंडेशन प्रजाति। जैसे हम घर बनाते हैं तो उससे पहले नींव रखते हैं ताकि घर थोड़ा सा मजबूत बने। ऐसे ही कुछ प्रजाति फाउंडेशन होती हैं, बेस होती हैं, और इनका काम है समुदाय में विकास एवं संरक्षण करने में। प्रजातियों का जो समुदाय है उसके विकास और संरक्षण करने में इसका योगदान होता है। अगर ये है तो सारी प्रजातियों का संरक्षण होगा। जैसे एक पेड़, इस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी निर्भर हैं और बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो भी इस पेड़ पर निर्भर हैं। तो जब तक ये पेड़ है प्रजाति को, या जो पहला जो चेन में है उसको खाना मिलना बंद होगा, उसके बाद धीरे धीरे उस समुदाय का ही विनाश हो जाएगा और उस क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव और जंतु, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि फाउंडेशन प्रजाति एक नींव का काम करती है और इस नींव के बिना उस पर्यावरण का या पारिस्थितिकी तंत्र का कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए इनको भी बचाना काफी जरूरी होता है। इससे ही जुड़ा हुआ एक और टर्म अम्ब्रेला प्रजाति। जैसे हम लोग बरसात होती है छाता लेके जाते हैं कि बरसात से बच सके, ऐसे ही कुछ प्रजाति ऐसी होती हैं जिनका दायरा काफी बड़ा होता है। वो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में एक बड़े क्षेत्र में अपना काम करती रहती है और इनके साथ ही दूसरी प्रजाति डिपेंड है। और जब भी हम संरक्षण की बात करते हैं कि भाई जैव विविधता का संरक्षण करना है, तो आपने सुना होगा हमारे देश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। जैसे राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो ये सारी चीजें उन जीवों को बचाने के लिए की जाती है कि अगर हमने उस टाइगर को बचा लिया तो वहां का पूरा इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र बच गया। अगर उसको नहीं बचा पाए तो सारा पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसे ही लगता है जैसे कीस्टोन प्रजाति हो। बस इसके आधार पर ही हम लोग संरक्षण अभियान चलाते हैं। भारत में बहुत ज्यादा टाइगर रिजर्व बने हो जिसकी वजह से भारत में पॉपुलेशन भी काफी इंक्रीज हुई टाइगरों की, क्योंकि उनको संरक्षण मिलने लगा। और जैसे ही हमने टाइगर को बचाया तो वहां के आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र का भी विकास होने लगा, साथ में और जीव जंतु भी बचने लगे। तो अम्ब्रेला प्रजाति के आधार पर ही नीति बनाई जाती है संरक्षण की। अब हमने बोला टाइगर रिजर्व, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसमें टाइगर रहते हैं।
और भी जीव जंतु रहते हैं, लेकिन जो अम्ब्रेला प्रजाति है उसकी वो है टाइगर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। तो ऐसी प्रजातियों को बचाने के लिए जिनके लिए अभियान चलाते हैं वही कहलाती है अम्ब्रेला प्रजाति। अगला वर्ड संकेतक प्रजाति। संकेतक प्रजाति का मतलब ऐसी प्रजाति जो इंडिकेशन देती है। जब कभी भी पर्यावरण का क्षरण ज्यादा होता है तो कुछ प्रजाति काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है। और अगर आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र में ज्यादा परिवर्तन हुआ तो ये प्रजाति खत्म होने लग जाती है। सबसे पहले इन्हीं का विनाश होता है। इन्हीं को कहते हैं संकेतक प्रजाति, या आप कह सकते हो इंडिकेटर स्पीसीज। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसका इंडिकेटर देते हैं, भैया हमें भी रास्ता निकलना है। ऐसे ये प्रजाति भी इंडिकेटर की तरह काम करती है। और ये या तो पादप हो सकते हैं या कोई जीव हो सकते हैं। जैसे पादपों में बात करें तो एक प्रजाति लाइकेन। जैसे ही किसी क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ता है लाइकेन सबसे पहले गायब होता है। ये काफी ज्यादा संवेदनशील होता है। तो वायु प्रदूषण बढ़ा, लाइकेन समाप्त। उससे हमें पता चल जाता है कि भैया यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन यहाँ पे हुआ है और उसकी वजह से यहाँ के जीव जंतु अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पा रहे, इसलिए वो खत्म हो रहे। ऐसे ही बहुत सारे जीवों को देखेंगे, जैसे मछली। बहुत सारी मछली ऐसी होती है जो स्वच्छ जल में ही रह पाती है। जैसे गंगा डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जिसको घोषित किया है। ये स्वच्छ जल में ही रहती है। अगर गंदा पानी हुआ तो इसकी मृत्यु होने लग जाती है, क्योंकि इसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसी प्रजाति जो हमें पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताएं कि इसका स्वास्थ्य कैसा है, उन्हीं को हम कहते हैं इंडिकेटर या संकेतक प्रजाति। और उसके बाद कुछ दो और टर्म, इसमें एक है इकोटोन या जिसे कहते हैं संक्रामक। दूसरा कोर प्रभाव, एज इफेक्ट। इकोटोन या संक्रामक का मतलब, या जिसे संक्रामिका भी बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए दो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये वाला घास वाला है, ये वाला पेड़ वाला है। इन दोनों का क्षेत्र जहां पे मिलते हैं उसी को हम कहेंगे इकोटोन, मिलन बिंदु। तो इकोटोन का मतलब जहां दो पारिस्थितिकी तंत्र आपस में मिले। तो दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का मिलन,
तंत्र का मिलन बिंदु क्या कहलाता है? इकोटोन। या अलग अलग सामुदायिक क्षेत्र क्षेत्र जहां पर मिलते हैं, ये भी एक इकोटोन होता है। और इस इकोटोन में कुछ खास बातें पाई जाती हैं, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली बात, ये तनाव का क्षेत्र होता है। तनाव का क्यों? क्योंकि पेड़ वाली जो प्रजाति है वो अपना डोमिनेंस यहां रखना चाहेंगे, घास वाली प्रजाति अपना डोमिनेंस रखना चाहेंगे, तो दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा होगी तो भाई तनाव तो होगा ही, कंपटीशन हो रहा है। और ये एक छोटे से क्षेत्र में भी हो सकता है और एक बड़े क्षेत्र में भी हो सकता है। जैसे छोटे क्षेत्र में आप कह सकते हो कि भाई एक नदी जा रही है और नदी का तट है और इधर ऊपर मैदान सा है, तो नदी का तट और इस मैदान के बीच भी क्षेत्र हो सकता है। दूसरा हो सकता है एक बड़े से जंगल में दो क्षेत्र आपस में मिल रहे हैं और इसमें एक नई प्रजाति विकसित हो सकती है जो इन दोनों में नहीं है, तो यहां पर जैव विविधता भी काफी ज्यादा होती है। जहां पर दो संक्रामक क्षेत्रों का मिलन होता है, पारिस्थितिक का मिलन होता है, वहां पर जैव विविधता भी अलग, और इसी को हम जानते हैं कोर प्रभाव। कोर प्रभाव का मतलब जब दो क्षेत्र आपस में मिलेंगे तो वहां पर एक नई प्रजाति का विकास हो सकता है। जब दो क्षेत्र, दो पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं तो दो पारिस्थितिकी तंत्र के मिलने से जैव विविधता में वृद्धि होती है। इसीलिए इसने बोला एज इफेक्ट, कोर प्रभाव, कुछ एडवांटेज मिला। और ये एडवांटेज इसलिए मिला क्योंकि यहाँ का जलवायु थोड़ा सा अलग होगा, इसलिए नई स्पीसीज का विकास हो जाता है। जैसे आप देखते हैं मेढक, मेढक पानी में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है, उस प्रजाति का विकास हो गया। ऐसे कुछ प्रजाति कहीं ना कहीं विकसित होने लग जाते हैं। या सिंपल में हम कहें तो मान लेते हैं एक क्षेत्र ये है, दूसरा क्षेत्र ये बी वाला है। ए वाले क्षेत्र में एक ट्रायंगल वाला, एक स्टार वाला प्रजाति था, इधर सर्कल वाला था, एक पॉइंट वाला था। और इस वाले में ये चार तो थे ही, साथ में एक और प्रजाति एक स्क्वायर वाला भी हो गया। तो ये स्क्वायर जो हुआ एक्स्ट्रा, ये एज इफेक्ट, कोर प्रभाव, कि ये किसी में भी नहीं था। तो इसलिए बोला जाता है जहां पर ये दोनों मिलते हैं, इकोटोन जहां पे बनता है, वहां पर जैव विविधता ज्यादा होती है। ये और किस किस जगह होता है? माउंटेन और माउंटेन के बीच में वैली, घाटी, पर्वत और घाटी क्षेत्र में आपको दिख सकता है। साथ में कई नदियां ऐसी होती है जो डेल्टा नहीं बनाती और सीधे समुद्र में चली जाती है, जिसे हम कहते हैं एस्चुरी या ज्वार नदमुख, वहां पर भी ये बन सकता है। साथ में हमने घास और पेड़, इन दोनों के बीच देखा, वहां पे हमें मिल सकता है।
अगली बात आती है कि भाई यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा क्यों। तो डाइवर्सिटी ज्यादा होने का रीजन, सबसे पहली बात, संसाधन ज्यादा है। जो उन दोनों में संसाधन मिलते थे वो तो यहाँ है ही, इसके अलावा कुछ कॉमन संसाधन भी मिल गए। तो यहाँ की डाइवर्सिटी या जैव विविधता के ज्यादा होने के कारणों में, ऐसा क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी, कि भाई जैव विविधता ज्यादा क्यों होगी इधर। तो जैव विविधता अधिक होने के कुछ कारण हैं। जिसमें सबसे पहला कारण, संसाधन ज्यादा है। दोनों पारिस्थितिकी तंत्र के तो है ही, साथ में जो कॉमन हिस्सा है उसमें भी। साथ में यहाँ पे चेंज हुआ है तापमान में भी, आर्द्रता में भी, वायु में भी। इस वजह से अलग परिस्थिति बनी, तो अलग जीव का निर्माण भी हो गया। और ये एक छोटा सा जलवायु परिवर्तन भी क्रिएट करता है। तो जलवायु परिवर्तन या जलवायु, और इन दोनों में नहीं, इस वजह से भी उस जीव का विकसित हुआ। जैसे आपको मैंग्रोव वन आपको दिखेंगे भारत के सुंदर वन क्षेत्र में, बहुत सारे मैंग्रोव का विकास होता है। तो ये मैंग्रोव खारे पानी और मीठे पानी, उन दोनों के बीच के क्षेत्र में मिलते हैं। तो दो इकोटोन एक साथ मिले और इनका विकास हो गया, नई प्रजाति का विकास हुआ जो नमकीन पानी में भी रह सकती है। तो ये सारे फायदे इसको मिलते हैं, और इसलिए इसको बोला जाता है भाई इकोटोन वाले क्षेत्र में कोर प्रभाव होता है, एज इफेक्ट, कुछ बेनिफिट हमें मिलते। तो ये हमने इसके बारे में। अब अगली बात आती है बायोम। जैवमंडल के बारे में हमने जान लिया, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें थी उनके बारे में जाना, इकोटोन क्या होता है। अगली बात आती है बायोम क्या होता है। तो बायोम, अलग अलग प्रकार के बायोम हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब होता है पादप और जंतु का पारिस्थितिकी तंत्र, पादप एवं जंतु का पारिस्थितिकी तंत्र उसी को हम क्या कहते हैं, बायो। और ये बायोम जो होता है, ये अलग अलग क्षेत्र में वहां की जलवायु, इन दोनों के आधार पर अलग अलग हो सकता है। और इसमें वैसे तो दोनों चीज मिलती है, हमने देखा पादप भी है, जंतु भी है, लेकिन ज्यादा जो डोमिनेंस होता है वो पादप का होता है। इसलिए बायोम को पादप के आधार पर विभाजित किया जाता है। पादप के आधार पर इनका नाम होता है, नामकरण। जैसे सदाबहार वन बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, ये आपको दिखाई देते हैं। लेकिन होते इसमें जंतु भी हैं, दोनों चीजें आपको मिलेंगी।
और हमारी पृथ्वी पर भी बहुत सारे बायोम होते हैं। तो अगर इनकी बात करें, भाई कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला बायोम, आप भी ऐसे इंडेक्स बना सकते हो, कौन कौन से बायोम हमारी पृथ्वी पर है, फिर उसका स्थान किस क्षेत्र में मिलता है, फिर इसके अलावा उसकी जलवायु, फिर वहां के मृदा, फिर वहां की कुछ पादप, पेड़ पौधे, फिर साथ में कुछ जंतु। इस आधार पे हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो तापमान है वो इक्वेटर पे होता है, 0 डिग्री लाइन विषुवत रेखा। वहीं पर जो एक बायोम पाया जाता है उसका नाम है उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन बायोम। उष्ण मतलब होता है गर्म, और ये कहाँ मिलता है, विषुवत रेखा जो होती है उसके नजदीक, या आप कह सकते हो 0 से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण, दोनों साइड आपको मिलेगा। जलवायु की बात करें तो यहां पर क्योंकि सूर्य की लाइट पूरे साल डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए जलवायु गर्म होती है, और साथ में वर्षा भी काफी ज्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। ये यहाँ की खास बात। मृदा की बात करें तो एक मृदा लेटेराइट, जिसका विकास वहां होता है जहां ज्यादा बारिश होती है, लेकिन क्योंकि बारिश ज्यादा होती है इसलिए इस मृदा में पोषक तत्व आपको नहीं मिलेंगे, और यहाँ जीव जंतुओं की विविधता भी ज्यादा है। इस वजह से वो जीव जंतु बहुत सारे पोषक तत्वों को खा भी जाते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो लेटेराइट मृदा लेकिन पोषक कम। अगर यहाँ के पेड़ों की बात करोगे तो महोगनी, इबोनी, ये यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप बात करोगे कि भाई कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो आपको ये अमेजोन नदी जो ब्राजील में है वहां पे भी दिख जाएंगे, अमेजन नदी, साथ में अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन, एशिया में बात करोगे तो भारत का अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, इस क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा मिलते हैं, सरीसृप मतलब जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, साथ में हाथी, ये भी आपको मिल जाएंगे, साथ में बंदर, इनको पेड़ पर रहने की आदत होती है। ऐसे जीव आपको यहाँ पे कॉमन मिलेंगे। उसके बाद आपको पर्णपाती वन, जो भारत वाला क्षेत्र है, पर्णपाती वन का मतलब ऐसे वन जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और ये मध्य अक्षांश के आसपास, मतलब 10 से 30 डिग्री के आसपास आपको मिल जाएंगे, उत्तर और दक्षिण क्षेत्र। जलवायु की बात करें तो गर्मी और ठंड दोनों होते हैं, और बरसात का जो टाइम होता है वो गर्मियों के टाइम बरसात होता है, मानसूनी वर्षा, लेकिन ज्यादा नहीं होती, 150 सेंटीमीटर। यहाँ की मृदा में आपको पोषक तत्व तो दिख जाएंगे। मृदा कौन सी होगी, काली हो सकती है, लाल प्लस पीली, साथ में थोड़ी सी जलोढ़ मृदा भी यहाँ पे मिलती है।
यहाँ पर आपको लकड़ी की बात करनी है तो भारत में भी जो मिलती है जैसे शीशम, ये लकड़ी पे यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में जंतु में आपको वही कॉमन स्तनधारी भालू मिल जाएंगे। साथ में आपको हिरन मिल जाएंगे। साथ में कुछ पक्षी मिल जाएंगे। साथ में कुछ उभयचर, मेंढक, ये सब मिल जाएंगे। कीड़े मकोड़े काफी ज्यादा यहाँ पे भी रहते हैं। इसके बाद कुछ घास स्थल आते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो बरसात कम होती है तो घास स्थलों का विकास होता है क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे कम होते हैं। और ये ज्यादातर है महाद्वीप के केंद्र में, बीच वाले क्षेत्र में। इधर और इधर बारिश ज्यादा होती है, बीच वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ बारिश कम होती है वहां पे आपको मिलेगी। और बारिश का अनुपात यहाँ पे वही 75 सेंटीमीटर तक बारिश आपको दिखेगी। और घास की एक खास बात, काफी जल्दी खत्म भी होती है और काफी जल्दी विकसित भी होती है। इसलिए यहाँ पे पोषक तत्व सबसे अधिक होते हैं। पोषक तत्व सबसे अधिक, क्योंकि ह्यूमस होता है। ह्यूमस कैसे बनता है? तो पादप है उनके सड़ निकलने से। ज्यादातर इसमें घास ही मिलेगी। और आज के आधुनिक समय में इस घास को काटकर हम लोगों ने गेहूं की खेती करना स्टार्ट कर दिया, जो एक तरह की घास ही है। ये पंपास, कंपोज, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील वाला क्षेत्र, साथ में उत्तरी अमेरिका, यूरोप में स्टेपी, इन क्षेत्रों में आपको ये मिलेगा। और फिर घास में रहने वाले कुछ जंतु, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे प्रेरी के कुत्ते घास के मैदान में आपके घूमते हुए मिल जाएंगे। साथ में आपको जेब्रा, ये भी आपको मिल जाएगा। साथ में शेर, जिराफ, इसकी ऊंची गर्दन होती है, वो भी आपको इस क्षेत्र में मिल जाएंगे। घातिस्तान के बाद कुछ ठंडे क्षेत्र आते हैं जैसे टैगा वन, जिन्हें क्रिसमस ट्री के नाम से भी हम जानते हैं, या ठंड थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है। और यहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर के आसपास। और जो वर्षा का टाइप होता है वाताग्री वर्षा, जहाँ गर्म और ठंडी वायु एक साथ मिलती है, वो वर्षा यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पर मृदा अम्लीय थोड़ी होती है, एसिड थोड़ा सा मृदा में होता है। और यहाँ पर आपको फर मिलेंगे, क्रिसमस ट्री मिलेंगे, तो थोड़े मुलायम से होते हैं, जिनका उपयोग बैट बनाने के लिए, बिल्ली के बैट बनते हैं, या आप कागज बनाने के लिए कर सकते हो। यहाँ पर भालू, भेड़िया, ऐसे जंतु आपको मिलेंगे। अगला आपको दिखता है मरुस्थल। तो मरुस्थल वायु आपको पता ही है, जहां पे 25 सेंटीमीटर से भी कम बरसात हो, वही कहलाता है मरुस्थल। भारत में भी थार मरुस्थल है, ऊपर लद्दाख में एक ठंडा मरुस्थल है। और दिन काफी गर्म होता है, रातें काफी ठंडी होती हैं। रातें ठंडी। और यहाँ पर जो मृदा मिलती है उसमें खनिज काफी कमी होते हैं, क्योंकि पादप जंतुओं का विकास नहीं होता। और ये ज्यादातर पश्चिमी हिस्से पर या ऊपर की ऊंचाई वाले हिस्से पर आपको दिखेगा।
भारत में थार है, फिर सऊदी अरब वाले एरिया में देखोगे इजराइल, अटकामा डेजर्ट, नामीब डेजर्ट अफ्रीका में, अटकामा डेजर्ट दक्षिणी अमेरिका में, मजोव डेजर्ट उत्तरी अमेरिका में, ये आपको कॉमन मिलेंगे। यहाँ पर आपको वही कीड़े, छिपकली, साथ में ऊंट, जो यहाँ का जहाज है, छिपकली, ऊंट, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो सबसे लास्ट में टुंड्रा, जहाँ पर एकदम बर्फ जमी होती है, और ये ध्रुवीय वाले क्षेत्र में मिलेगा। यहाँ पर आपको पेड़ पौधे, जीव जंतु काफी कम मिलेंगे। ध्रुवीय भालू आपको मिल सकते हैं। जीव जंतु में आपको यहाँ पे फंगी मिलेंगे, ज्यादा विकास उनका होता नहीं, और मृदा का विकास भी ज्यादा होता नहीं, अम्लीय मृदा होती है, और मृदा के विकास में काफी दिक्कत होती है, इसलिए वनस्पति और जीव जंतुओं का विकास भी कम होता है। तो ये आज की क्लास में हमने जैव मंडल और बायोम के बारे में हमने देखा, जो काफी महत्वपूर्ण है, और उसकी कुछ टर्म्स और साथ में अलग अलग प्रकार के बायोम। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।